नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 हिंदी के पहले पाठ मित्रता का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर दूंगा होने वाला है। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को मैं बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में आपको पढ़ाने वाला हूं। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। चैप्टर का नाम है मित्रता। क्या कहते हैं कि जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, अर्थात अपना प्रभाव जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, और निराला मतलब जो एकदम अलग हो दूसरों से, जिसकी सोच अलग हो, बात करने का तरीका अलग हो। तो कुछ निराले लोग हमको अपने समाज में दिखते हैं जो ज़्यादातर किसी के साथ रहना पसंद नहीं करते। ठीक है, तो एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं। अर्थात अगर वो एकांत रहना पसंद नहीं करता और उसकी प्रवृत्ति निराली नहीं है तो उसे मित्र बनाने में कठिनता नहीं होती, और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है, बातचीत हो जाती है, और यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है, बदल जाता है। अर्थात यही हेल मेल बाद में मित्रता का रूप ले लेता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। अर्थात जैसे वो मित्र बनाता है वैसे ही उसके जीवन की सफलता होती है। अच्छे लोगों को मित्र बनाएंगे तो आप जीवन में सफल होंगे, बुरे लोगों को मित्र बनाएंगे तो बुरी आदतें अपनाएंगे और आप गर्त में चले जाएंगे। क्योंकि संगत का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त मतलब हृदय जो है वो कोमल है और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। आप जिस अवस्था में हैं इसमें आप अच्छी चीज़ें भी बहुत जल्दी सीख लेंगे और बुरी चीज़ें भी बहुत जल्दी सीख लेंगे। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। अपरिमार्जित का मतलब होता है बिना शुद्ध किया हुआ, ठीक है, और प्रवृत्ति जो है अपरिपक्व रहती है, पूरी तरह से परिपक्व नहीं रहती। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। भाई, जो आपसे अधिक दृढ़ संकल्प का व्यक्ति है उसका संगत तो हमें कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे हम कोई बात अपनी मनवा नहीं सकते, हम बस उसकी जी हुजूरी कर सकते हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। अब एक तरह से कुछ लोग आपको ऐसे भी समाज में मिलते हैं जो आपकी बात से हमेशा सहमत हो जाते हैं। अगर आप कहें कि ये आम का पेड़ नहीं है, इमली का पेड़ है, तो सामने वाला व्यक्ति कह देगा कि हाँ आप सही कह रहे हो। तो ऐसे लोगों की भी संगति नहीं करनी चाहिए। आपने इन दोनों तरह के लोगों को अपने अगल बगल महसूस किया होगा, ठीक है, तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना ही हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो ये भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं। सोचने समझने का समय नहीं है आपके पास, आपको तो जो करना है अभी करना है, तुरंत रिजल्ट चाहिए। तो वो चीज़ अगर आप विवेक से काम लें तो कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन अगर विवेक से काम नहीं लेते तो हर चीज़ आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ये चीज़ वो कह रहे हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष कितना परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। हम लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि ये आदमी कैसा था, हम बस उसको आंखें मूंद कर अपना मित्र बना लेते हैं, ठीक है। वे उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। अब मित्र बनाने के लिए आप कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं ये वो आगे लिख रहे हैं। कहते हैं कि हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही दो चार बातें किसी में देखकर लोग चटपट अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है। भाई, मित्र बनाने का उद्देश्य क्या है ये तो हम कभी सोचते ही नहीं।
तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। जीवन में मित्र का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। चलिए, कोई भी बात अगर कोई बड़ा कह रहा है तो आप उसको नहीं मानते, लेकिन अगर आपका मित्र कोई बात आपको कह रहा है तो आप तुरंत मान लेते हैं। तो इसीलिए आपको अच्छे लोगों को मित्र बनाना चाहिए ताकि उसकी अच्छी बातें आप माने। ठीक है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे। अर्थात जब हम कोई अच्छा काम करने के लिए संकल्प करेंगे तो वो हमें मजबूत बनाएंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे, मजबूत करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे अर्थात कोई गलत काम करने जाएंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। अर्थात अच्छे मित्र की सहायता से हम एक अच्छा जीवन जी सकेंगे जहाँ पर सभी हमारा सम्मान करेंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए। आगे कहते हैं कि छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। मित्रता हृदय से उमड़ती पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें ना तो उतनी उमंग रहती है ना उतनी खिन्नता। खिन्नता मतलब दुख। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है वो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है। अनुरक्ति मतलब प्रेम। ध्यान से समझिए, जैसे आप बचपन में मित्रता करते हैं तो आपका कोई विशेष लाभ नहीं होता, ठीक है, कि मतलब इस व्यक्ति से हमको इस चीज़ का फ़ायदा होगा इसलिए हम इससे मित्रता कर रहे हैं। नहीं, बाद में लोग जब बड़े हो जाते हैं तब वो अपना फ़ायदा और नुकसान देखकर लोगों को मित्र बनाते हैं, रिश्ते बनाते हैं। लेकिन बचपन में ऐसा नहीं होता। बचपन की मित्रता तो पवित्र होती है। ठीक है। कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। आप सोचना, बड़े होंगे तो ये बनेंगे, बड़े होंगे वो बनेंगे, तो वो चीज़ कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। कितनी जल्दी आप एक दूसरे से नाराज़ हो जाएंगे और कितनी जल्दी थोड़ी देर खेलते खेलते आपस में सारा मित्र फिर बन जाते हैं आपस में। सहपाठी की मित्रता इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। आपके साथ पढ़ने वाले लोग ही तो आपके मित्र होंगे ज़्यादातर, तो वो चीज़। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवा अवस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। बचपन के मित्रों में और जवानी के मित्रों में बहुत बड़ा अंतर होता है। ये चीज़ आप जानते हैं। जैसे आप बहुत छोटे थे तब जो आपके साथ मित्र थे उनमें से बहुत सारे मित्र अब कम हो गए होंगे, कुछ नए मित्रों ने उनका स्थान ले लिया होगा और ये नए वाले मित्र उन पुराने मित्रों से बहुत सी बातों में बेहतर होंगे। इसी तरह से अब और आगे जो मित्र आएंगे वो भी और ज़्यादा बेहतर होंगे। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे। सब लोग सोचते हैं ना कि हमारा एक मित्र ऐसा हो या फिर वैसा हो, वो चीज़। पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन के झंझटों में चलता नहीं। लेकिन हम जैसा मित्र चाहते हैं कि मिल जाए वैसा तो मिलता नहीं। कल्पना हमारी कल्पना ही रह जाती है। सुंदर प्रतिमा, मनभावी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, यही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है। पर जीवन संग्राम में जीवन एक युद्ध है। साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की है तो हम प्रशंसा करें पर जिससे हम स्नेह ना कर सके। मतलब आप उसके गुणों की प्रशंसा करें लेकिन आप उससे स्नेह ना करते हो, प्रेम ना करते हो, वो मित्र नहीं है। जिससे अपने छोटे छोटे काम तो हम निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए।
ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए ये आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। ठीक है, प्रकृति भी अलग हो सकती है, आचरण भी उसका अलग हो सकता है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी। दोनों एक दूसरे से अलग थे, लेकिन फिर भी अच्छे मित्र थे। पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वह गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। निर्बल बली का, निर्बल व्यक्ति है कोई तो ढूंढेगा कि उसको कोई ऐसा मित्र बन जाए जिसके पास शक्ति हो, ताकत हो। धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपना निज सामर्थ्य की बाहर से काम कर जाओ, यानी जितनी तुम्हारी शक्ति है उससे अधिक काम कर जाओ। अगर कोई ऐसा मित्र मिल जाए तो वही सच्चा मित्र है। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। ऐसा मित्र ढूंढना होगा आपको। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों। पुरुषार्थी मतलब पुरुषार्थ हो, शक्तिशाली हों, बलिष्ठ हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा ना होगा। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। जान पहचान यानी रिश्तेदार। जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हों, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकते हों, यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। भाई, जिस बात को हम अपने मित्र से कह सकते हैं जरूरी नहीं कि वो बात हम अपने किसी रिश्तेदार से भी कह सकें। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं। यदि का, खा और गा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, ना कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, ना कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, ना सहानुभूति द्वारा हमें ठठास बधा सकते हैं, ना हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, ना हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियाँ सजाना नहीं है, अर्थात जैसे मूर्तियाँ घर में पड़ी हों वो किसी काम की नहीं, उसी तरह से ऐसे लोगों को भी अपने आसपास सजाना नहीं है हमें। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि ना होगी तो लाभ भी ना होगा, पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा, कितना समय चला जाएगा आपका। ये जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है। यदि उन सोहदों में से निकले, सोहदे मतलब आलसी जो बिस्तर पर पड़े रहते हैं, जो अमीरों की बुराइयां और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, दिन रात बनाव श्रृंगार में रहा करते हैं। आपने अपने आसपास ही देखा होगा कि जेब में खाने को 5 रुपया नहीं है, लेकिन चप्पल पहनेंगे तो 5,000 वाली, चाहे कि कर्जे से ही पहननी पड़े। तो ये दिखावटीपन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ वो करें कि दिन रात बनाव श्रृंगार में रहा करते हैं। बनाव श्रृंगार मतलब दिखावटीपना करते रहते हैं, महफिलों में ओ हो वाह वाह किया करते हैं,
गलियों में ठट्ठा मारते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते चलते हैं। ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य, निसार और शोचनीय जीवन और किसका है। वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं। उनके लिए ना तो संसार में सुंदर और मनोहर उक्ति वाले कवि हुए हैं और ना संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए हैं। उनके लिए ना तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं और ना बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों पर गंभीर रहस्यों का आभास नहीं। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं। उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं। जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय निशाचियों और कुत्सित विचारों से कलुषित है, ऐसे नाशोन्मुख जिसका नाश होने वाला हो, प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होता देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। उसे ऐसे प्राणियों का साथ ना करना चाहिए, अर्थात आपको ऐसे लोगों की मित्रता से बचना चाहिए। मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज्य का सब काम छोड़ अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहा करता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वहाँ अपने दिन काट रहा था। इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए गया और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते हुए देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तब डेमेट्रियस ने कहा, ज्वर ने मुझे अभी अभी छोड़ा है। ज्वर मतलब बुखार ने। पिता ने कहा, हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला था। अर्थात पिताजी ताना मार रहे हैं कि जो बहाना तुमने बनाया है, तुम्हारा मित्र अभी अभी बाहर से गया, मैंने देखा उसको, उस बुखार को मैंने अभी भी देखा। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग मतलब बुरी संगति। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए मित्रता करते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवा अवस्था में राज दरबार में जगह नहीं मिली। इस पर वह जिंदगी भर अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग इसे अपना बड़ा दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह से जानता था कि वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पड़नी चाहिए। चित्त पर यानी हृदय पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे और फूहड़ मतलब गंदे गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। गंदे गाने आपको मुँह ज़बानी याद होंगे, लेकिन अच्छा प्रवचन या फिर आपका कोई पोयम या फिर कोई अच्छा श्लोक आपको याद करने में बहुत दिक्कत होती है ना। तो वो चीज़ वो कह रहे हैं कि बुरी चीज़ें जल्दी अपने प्रभाव छोड़ जाती हैं। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुन पाई थी, जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि ना आए पर बार बार आता है। बचपन में उसने वो बात सुनी थी, वो कहावत सुनी थी, और वो कोशिश करता है कि उसको उसका ध्यान ना आए, लेकिन बार बार उसे उस कहावत का ध्यान आता है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वे बार बार हृदय में उठती हैं और बेधती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो। ऐसे लोगों को कभी साथी ना बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों में तुम्हें हंसाना चाहें। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ, फिर ऐसा ना होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा कोई प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। अर्थात आपको लगेगा कि ऐसी बातें जो कर रहे हैं ये लोग सुधर जाएंगे और इनकी बातों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसा सोच सकते हैं आप। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर वो यह नहीं देखता कि वो कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी।
पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ ना मालूम होगी, क्योंकि तुम यहाँ सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान ना रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचे रहो। ये पुरानी कहावत है कि काजल की कोठरी में कैसे हूँ सयान हो जाए, एक लीक काजल की लागी है पर लागी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि काजल की कोठरी में, ये एक पुरानी कहावत है कि अगर कोई व्यक्ति काजल की कोठरी मतलब काजल का कमरा, कैसो हो, कैसो भी, कैतना भी, सयानो, सयानो मतलब बुद्धिमान, कोई कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति हो, काजल की कोठरी में अगर वो काजल से भरी कोठरी में जाएगा, एक लीक काजल की, तो उसके शरीर पर कहीं ना कहीं काजल की एक लीक, एक निशानी लागी है, पर लागी है, लग ही जाएगी। अर्थात कोई व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान हो, अगर वो काजल से भरी कोठरी में या फिर काजल से भरे कमरे में जाएगा तो उसके शरीर पर कहीं ना कहीं काजल की निशानी लग ही जाएगी। अगर कुछ शब्द मैं समझा नहीं सका तो यहाँ से आप देख सकते हैं, हिंदी अर्थ यहाँ पे दिए हैं और भी सरल तरीके से। ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलता हूँ।